हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ढंग से कर रहे होंगे। तो भाई साहब, इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक जो है पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है कूलाम लॉ से और आगे बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट करते करते अब आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। तो हमें गॉस लॉ समझना है कि गॉस लॉ क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो देखो, गॉस लॉ एक्चुअली एक लॉ है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसका बहुत आप इजीली यूज करके कई सारी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, जहां पे कि नॉर्मली निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई चार्ज आपके बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट में, कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे भाई कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट मान लूंगा, उसका फील्ड निकाल लूंगा और फिर उसे इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, फिर निकाल लूंगा। निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इजीली ये काम कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि कैसे हम लोग गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं, गॉस लॉ होता क्या है और कैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इजीली। तो वो हमें देखना है और उससे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। गॉस लॉ से रिलेटेड टर्म है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो हमें देखना है। तो देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है कितनी हमारी फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से पास होके जा रही हैं। आपने फील्ड लाइन बनाई थी, प्लस चार्ज से फील्ड लाइनें बाहर निकल रही थी, माइनस से अंदर आ रही थी, तो कितनी फील्ड लाइन वहां से पास हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर फील्ड मान लो स्ट्रांग होगा, देखो फील्ड लाइन कितनी पास कर रही हो किस पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि फील्ड कितना स्ट्रांग है। अगर फील्ड स्ट्रांग है तो फील्ड लाइन पास पास होंगी, तो बहुत सारी लाइनें पास कर रही होंगी। मान लो एक एरिया है और फील्ड लाइन बहुत पास पास है तो बहुत सारी लाइनें पास करेंगी, और अगर फील्ड लाइन दूर दूर होंगी तो बहुत कम लाइन पास करेंगी इससे। तो एक तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दूसरा डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है। ये जो एरिया है ये ज्यादा है या छोटा एरिया है। छोटा एरिया होगा तो कम लाइनें पास करेंगी और ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा लाइनें पास करेंगी। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये एक और फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कि ये अगर फील्ड मान लो इधर है तो ये एरिया क्या इधर ही है या एरिया थोड़ा ओरिएंटेड है ऐसे। मान लो ये एरिया ऐसे है तो फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी। अब मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो क्या होगा, फिर इसे फील्ड लाइन कम पास करेंगे, मतलब ये एरिया जो होगा उससे फील्ड लाइन कम पास करेंगे। सब समझिए कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये एरिया भाई साहब ऐसे खड़ा है चट्टान की तरह इसके सामने ऐसे, तो इससे फील्ड लाइनें पास कर रही हैं, ठीक है। ऐसे खड़ा है तो उसके सामने फील्ड लाइनें पास कर रही हैं, दो फील्ड लाइनें पास कर रही हैं। लेकिन मान लो मैं इसको घुमा दूं, मैं इसको क्या कर दूं, इसका जो है ये रूट गया तो इसने अपना मुंह घुमा लिया इधर को, तो मुंह घुमा लिया भाई साहब तो ये इधर को हो गया। तो एरिया तो उतना ही है, इसको जब घुमाओगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ मतलब ऐसे आ जाएगा। अगर यहां से आप स्टार्ट करोगे तो यहां तक नहीं पहुंचेगा ये, क्योंकि ये एरिया कम यहां तक होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो इससे फील्ड लाइनें पास कर रही होंगी वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो अभी एक फील्ड लाइन पास कर रही है, पहले दो कर रही थी, तो हो सकता है पहले 100 कर रही हो अब जो 70 करेंगी। तो जितना ये एरिया आप घुमाते रहोगे उतना जो है फील्ड लाइनें कम होती रहेंगी। और अगर आपने इसको घुमा के पूरा यू कर दिया तो हो सकता है इससे कोई भी फील्ड लाइन पास करके ना जाए, कोई भी फील्ड लाइन पास करके ना जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मतलब कि एरिया का हमारा ओरिएंटेशन क्या है। तो तीन फैक्टर पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एरिया कितना ज्यादा है और एरिया कितने एंगल पे है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पे जो हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं वो हम इसी से डिफाइन करते हैं। लेट अस सी कैसे हम लोग इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो डिफाइन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा वो, मान लीजिए स्मॉल फ्लक्स अगर हम माने हम डी फाई, तो डी फाई हमारा जो होता है उसको बोलते हैं ई डॉट डी ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई डॉट डी ए वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब आप बोलेंगे कि एरिया तो वेक्टर नहीं होता, एरिया तो मतलब कैसे, हम लोग एरिया तो बोलते हैं 5 मीटर स्क्वायर 7 मीटर स्क्वायर, तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है। एरिया वेक्टर का मतलब यह है, मान लीजिए कोई प्लेट है तो इसमें मान लीजिए इसका एरिया 5 है, तो आपने एक वेक्टर बना दिया इसके परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे इसका एरिया वेक्टर। और अगर ये 5 है तो आप इसकी जो लेंथ रखोगे वो 5 के प्रोपोर्शन रखोगे। अगर एरिया 10 है तो लेंथ और ज्यादा रखोगे, तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर। यूजुअली ए वेक्टर लिखा हुआ है, कई किताबों में एस वेक्टर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो हम जब ई डॉट डी ए करेंगे उसको हम बोलेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब हम छोटा एरिया लेंगे और फिर ई डॉट डी ए करेंगे, फिर हम पूरा उसे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे का एरिया हमारा जो है फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते हैं। अच्छा, तो यहां पे जो है ये हमारा जो फ्लक्स आ रहा है वो इसका इंटीग्रेशन यानी कि ई डॉट डी ए आएगा, यानी ई डॉट ए आएगा। ई डॉट ए का मतलब होता है ई ए कॉस थीटा। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो ई डॉट ए का मतलब होता है ई ए कॉस थीटा। तो हमारा जो फ्लक्स फाइनली आया वो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा।
थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कुछ एंगल पे है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ एंगल पे होगा, या हम बोलेंगे हमारा एरिया वेक्टर कुछ एंगल पे होगा, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स हमारा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, फ्लक्स ज्यादा कब होगा? जब थीटा कितना हो आपका? जब कॉस थीटा 1 हो। थीटा कितना होगा? कॉस थीटा 1 होगा तो थीटा 0 होगा, तो हमारा फ्लक्स ज्यादा होगा। यानी कि थीटा 0 होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में एरिया है, या फिर एरिया इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। मतलब हमारा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो एरिया अगर इधर को हो गया है प्लेट, तो इसका एरिया वेक्टर इधर को बनेगा। देखो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो अगर प्लेट हमारी ऐसी हो गई है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जब आ जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है। अच्छा, मिनिमम कब होगा? जब थीटा कितना हो? थीटा 90 हो तो cos 0 हो जाएगा, तो मिनिमम होगा। थीटा जब 90 होगा तो हमारा फ्लक्स मिनिमम होगा। थीटा 90 कब होगा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, एरिया वेक्टर भी ऊपर को है, तो एंगल 0 है। लेकिन अगर मान लो ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो एरिया वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, एरिया वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल 90 को फ्लक्स 0। तो अगर कोई भी प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे ये वाला केस हमने देखा था अभी, तो प्लेट अगर ऐसे रखी हुई है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो एरिया वेक्टर इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो एंगल कितना हो गया? 90 हो गया ये। तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो ऐसे प्लेट अगर रखोगे इससे कोई फ्लक्स लाइन क्रॉस करके जाएगी नहीं, क्योंकि प्लेट तो ऐसे रखी हुई है। जब प्लेट ऐसे रखोगे तभी तो लाइन क्रॉस करेगी। तो जब हमारा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाता है तो फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, हम एरिया वेक्टर बोल रहे हैं, प्लेट नहीं बना रही है एंगल 90, प्लेट तो 0 एंगल बना रही है। जिधर को प्लेट रखी है उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं नहीं बोला कि प्लेट कितना एंगल बना रही है, प्लेट का एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ध्यान रखिएगा उसको। तो प्लेट का एरिया वेक्टर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो फ्लक्स हमारा 0। और जब 0 डिग्री बनाएगा, जैसे इस वाले केस में देखें तो ये इधर को होगा हमारा एरिया वेक्टर, तो 0 डिग्री जब एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम पास करेगा। ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ई डॉट ए से, या ई डॉट डीएस भी, या ई डॉट एस भी लिखते हैं कई बार, तो उससे हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। अब जो फ्लक्स है वो हम कब पॉजिटिव माने कब नेगेटिव माने, है ना, क्योंकि फ्लक्स तो जो है जैसे मान लीजिए सिलेंडर है एक, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो किसको हम प्लस माने किसको माइनस माने? तो ये लिखा है कि जो एरिया वेक्टर होता है, या एरिया वेक्टर हम किधर को माने, तो एरिया वेक्टर जो होता है हम आउटसाइड लेते हैं हमेशा। जो क्लोज बॉडी होती है, यूजुअली हम क्लोज बॉडी पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन बॉडी जैसे मान लो होती है हमारी, से प्लेट है, तो इसमें एरिया वेक्टर हम किधर भी ले सकते हैं। जैसे एरिया वेक्टर तो उसमें नीचे लिया है मैंने, मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता था मैं, यहाँ पे मैं उल्टा भी ले सकता था। तो यहाँ पे तो खैर एरिया वेक्टर की अलग चीज है, लेकिन जब क्लोज बॉडी हो कोई, जैसे एक सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की साइड लिया जाता है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, तो इसमें जो है 3 एरिया है, ठीक है। एक एरिया तो ये वाला है, एक ये वाला है, और एक इसका कर्ड एरिया है। तो इसका जो एरिया वेक्टर लेंगे वो बाहर को लेंगे, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर को लेंगे, इधर को, ये इधर को हो जाएगा, इधर को, तो बाहर को होगा, बॉडी से बाहर की तरफ को इसका एरिया वेक्टर होगा। अब जब इसका एरिया वेक्टर लेंगे वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ का जब एरिया वेक्टर लेंगे तो इसके एरिया वेक्टर हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लूं तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे लूं तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे लूंगा तो बाहर को बनेगा, है ना, ये कर्व सरफेस है ना। तो जहां जहां एरिया वेक्टर लेंगे वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल पे होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ना पीछे ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस बार बार एंगल चेंज करते रहते हैं आपस में, उनको जो एंगल होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ता है ई डॉट डीएस की वैल्यू। अगर एंगल सेम है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ये भी इधर को है, एरिया वेक्टर मान लो ये एरिया में A2 माना, तो A2 वेक्टर इधर को है, दोनों का एंगल 0 है, तो आप आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एरिया वेक्टर इधर को है, A1 वेक्टर, तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, ये भी आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कई जगह पे एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो खैर नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका जो फ्लक्स है वो ऐसे, सॉरी एरिया ऐसे है और फील्ड ऐसे है, तो एंगल 90 है। अगर आपका फील्ड एरिया वेक्टर इधर को होगा तब भी फील्ड इधर को, तब भी एंगल 90 होगा। तो किधर को भी ये होगा एंगल 90 होगा, इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इसके बीच में एंगल क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और जो एरिया वेक्टर आप बनाओगे सिलेंडर के ऊपर कहीं पे भी, तो उनका एंगल 90 होना है। तो हमेशा एंगल कितना है, 90 है, लेकिन कई बार एंगल चेंज भी हो जाता है। तो इसका जो एंगल है हमेशा थीटा 90 है, तो थीटा 90 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका, ई डॉट डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई एस कॉस थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 0, तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से कोई फ्लक्स नहीं होगा, और आप देख भी रहे हो कोई फ्लक्स यहां से पास होकर नहीं जा रहा कि कोई इसको क्रॉस करके जा रहा हो ऊपर या नीचे, कोई फ्लक्स यहां पे नहीं है, तो इसका फ्लक्स तो 0 हो गया।
अब बात करते हैं इस वाले एरिया की और इस वाले एरिया की, किसका फ्लक्स पॉजिटिव लें और किसका नेगेटिव लें। तो देखिए यहां पे हमने एरिया वेक्टर इधर को माना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, तो एंगल कितना हुआ 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी ES इंटू 1, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये वाला फ्लक्स हमारा पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है लेकिन एरिया वेक्टर इधर को है, एंगल 180 डिग्री हो गया, cos 180 -1 होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ES या EA cos 180 यानी कि -1 यानी नेगेटिव हो जाएगा, तो इस फ्लक्स को हम नेगेटिव मानेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये फ्लक्स इसके बॉडी के अंदर जा रहा था इस वाले एरिया में, तो ये नेगेटिव माना जाता है, और जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव मानते हैं। तो एरिया वेक्टर हम क्योंकि बाहर की साइड लेते हैं इसलिए आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है उसको जो है पॉजिटिव माना जाता है, जो बाहर निकलता है बॉडी से, ठीक है, जो भी उससे चीजें बाहर निकल रही है, खुशबू बाहर निकल रही है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो इनवर्ड है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, इनवर्ड फ्लक्स को हम क्या लेते हैं नेगेटिव। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एरिया वेक्टर जो A1 है इसके अंदर जा रहा है तो नेगेटिव लिया गया है, A2 से बाहर निकल रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो 0, ये हम लोग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें फ्लक्स ऐड करना हो ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ में जरूरत पड़ेगी आपको आगे। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, एक्चुअली गॉस लॉ क्या बोलता है, देखो गॉस लॉ ये बोलता है कि टोटल फ्लक्स लिंक, फ्लक्स की जरूरत पड़ रही है आपको, फ्लक्स पहले पता होना चाहिए फ्लक्स होता क्या है, तो आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, तो टोटल फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इज 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.dA वो कितना होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज। मतलब अगर किसी बॉडी के अंदर, सिलेंडर के अंदर 2 कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है 8.85 10⁻12। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो अगर आपको पता है उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है, उसके अंदर कितना चार्ज है अगर आपको पता है तो आप उससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा मान लो चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, 0 चार्ज, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो फ्लक्स 0 होने का 2 केस हो सकते हैं, तो फ्लक्स उससे निकल ही ना रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि जितना फ्लक्स अंदर जा रहा हो उतना वहां से बाहर भी निकल रहा हो, है ना, ये भी हो सकता है कि इतना फ्लक्स अंदर जा रहा हो, जितना फ्लक्स आपका नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो अगर चार्ज एनक्लोज 0 है तो उसमें नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए, कैसे भी हो सकता है, लेकिन नेट फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं E.dA = Q/ε0, तो Q इज द चार्ज एनक्लोज इन द बॉडी, ठीक है। अब ये लॉ है, थोड़ा सा इसको समझेंगे डिटेल में, और इसकी आप आगे जाके देखोगे कि कूलम लॉ से ड्राइव कर सकते हैं आप लोग, अगर आप चाहे तो कूलम लॉ से गॉस लॉ ड्राइव हो सकता है और गॉस लॉ से कूलम लॉ भी ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जो हम लेते हैं यहाँ पे E.ds वो सारे चार्ज की वजह से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको ज्यादातर किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो हम E.ds में लेते हैं वो सारे चार्ज की वजह से होता है, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहने का मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो आप सारे चार्ज की वजह से, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो, मान लो सरफेस है कोई गॉसियन और यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे -Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे -Q5 है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगे सरफेस पे तो सारे चार्ज की वजह से लोगे, Q1 Q2 Q3 Q4 सबकी वजह से। लेकिन जब आप Q ये लोगे तो ये एनक्लोज लोगे केवल, यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q एनक्लोज वो कितना आएगा Q एनक्लोज, यहाँ पे केवल ये 3 चार्ज है तो ये आ जाएगा Q1 + Q2 और -Q3, ये Q एनक्लोज है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज की वजह से लेना पड़ेगा, Q1 की वजह से भी, Q2 की वजह से भी, Q3 की वजह से भी, Q4 की वजह से भी और Q5 की वजह से भी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कई किताबों में नहीं लिखी होती, ज्यादा किताबों में नहीं लिखा हुआ है बात, है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसका लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट 0 फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का होता है जो कि बाहर है सरफेस से, उसका फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि जैसे मान लो चार्ज ये प्लस है मान लो, ठीक है, और एक सरफेस है आपका, अब इसका जो फ्लक्स होगा इसके लिए 0 होगा। क्यों 0 होगा, मान लो इससे फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे निकलेंगे ना फील्ड लाइन प्लस चार्ज से, तो ठीक है ऐसे निकल रही है। अब इस सरफेस पे आप देखोगे तो जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही होंगी कहीं ना कहीं से वो बाहर भी निकल रही होंगी, ये वाली जैसे यहां बाहर निकल लिया, यहां बाहर निकल लिया, यहां बाहर निकल लिया,
तो फील्ड लाइन अगर अंदर जाएगी वो कहीं ना कहीं से बाहर भी निकल रही होगी, तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बाहर। तो यानी यहाँ पे क्यू इन जो होगा वो क्यू आउट के बराबर होगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, क्यू आउट मतलब पॉजिटिव और क्यू इन मतलब नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। दोनों बराबर हैं तो नेट फ्लक्स जीरो। तो ना भाई इसको कुछ मिला ना इसने कुछ खोया, ठीक है। इस पे जितने पैसे आ रहे हैं उतना ही लुटा दे रहा है, तो इसने ना कुछ पाया ना कुछ खोया, है ना। हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, वैसे ही हो गया तो, ठीक है। तो भाई साहब जो ये कमाता है वो अपने पैसे से कमा सकता है, मतलब इसके चार्ज अगर इसके अंदर होगा तो उससे फ्लक्स जो निकलेगा वो हो सकता है कि केवल बाहर निकल रहा हो अंदर ना रहो, तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बाहर वाले से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाहर वाले की उस पर डिपेंड मत रहना, अपनी मेहनत करना, ठीक है। ये इससे हमें सीख मिलती है एक। तो ये एक तीसरी बात यहां पे लिखी हुई है, क्लियर बात है। अच्छा अब देखिए यहां पे एक और कुछ बातें समझाने के लिए बताई गई हैं आपको, कि अगर हम एक डाइपोल को एनक्लोज करें किसी गॉसियन सरफेस में, डाइपोल में नेट चार्ज कितना होता है, जीरो, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज बराबर होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में फ्लक्स भी जीरो। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा इससे टोटल फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा उतना ही अंदर आ रहा होगा, तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। कई बार ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक डाइपोल एनक्लोज कर दिया, दो कर दिए, तीन कर दिए, अरे 50 कर दिए, 50 डाइपोल भी लगा दो तब भी चार्ज कितना होगा, जीरो। तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो फ्लक्स इसमें होगा ही नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन, नेट चार्ज, अगली चीज लिखी है यहाँ पे कि नेट चार्ज एनक्लोज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज एनक्लोज। तो यहाँ पे जो है हमें जब चार्ज लेंगे हम यहाँ पे, तो टोटल चार्ज जैसे भी बात कर रहे थे हम लोग, Q1 Q2 Q3 सब कुछ लेंगे, और जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड दिस सरफेस होगा, ठीक है। अब कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमें कैसे मालूम कि ऐसा बनाना है वैसा कैसा बनाना है या कैसा होगा। तो या तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको गॉसियन सरफेस की शेप, या कैसे बनाना है आगे आपको जब आप इसकी एप्लीकेशन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हम लोग मानते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। ओके अब यहां पे लिखा है क्लोज बॉडी नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन टोटल फ्लक्स लिंक विद बी जीरो। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर फील्ड बाहर से आ रहा है तो क्या होगा, जितनी लाइनें अंदर आएंगी उतनी बाहर जाएंगी, तो फ्लक्स विल बी जीरो। तो फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें जैसे, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, अगर फील्ड हमारा ऐसा है तो जो फ्लक्स होगा हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर मान लो फील्ड हमारा ऐसा है तो जितना फील्ड फ्लक्स यहां से अंदर जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो अगर बाहर का फील्ड है केवल, तो जितना फ्लक्स यहां से आ रहा होगा उतना फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा होगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई फ्लक्स नहीं होगा यहां पे, ठीक है। अच्छा अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लो कोई क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इससे, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये निकलेगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द क्यू एनक्लोज। तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द क्यू एनक्लोज निकलेगा, ठीक है। और ये फ्लक्स सारे फेसेस से निकलेगा। अब क्यूब के कितने फेस होते हैं पता है आपको, सोचो जरा। हाँ डाई खेलते होंगे ना आप लोग, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये बीच में रखा हुआ है बिल्कुल, तो अगर बीच में रखा हुआ है तो चार्ज फ्लक्स क्या होगा, सबसे बराबर बराबर बाहर निकलेगा, सबसे बराबर बराबर फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, नेट फ्लक्स तो ये है आपका 1/ε0 टाइम्स, और ये 6 फेज से निकल रहा है तो एक फेज से कितना निकलेगा 1/6, तो ये 1/6 हो जाएगा ऑफ द जो क्यूब से बाहर निकलेगा। आई होप क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। ओके अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक क्वेश्चन ये भी मैंने बनता है कि अगर ये चार्ज मान लो मैं यहां पे रख दूं, सपोज यहां पे, ठीक है, इसके बीच में रख दूं, और अब आपसे पूछें कि क्यूब से कितना फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, बताओ क्या आंसर होगा। टोटल फ्लक्स तो क्यूब है एप्सिलॉन टाइम से, अब कितना निकलेगा। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हम समझने के लिए हम एक और इसके ऊपर क्यूब बनाते हैं ऐसा, इसको पूरा ना चार्ज को पैक कर देते हैं, ऐसे पैक कर देते हैं चार्ज को पूरा, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक, मैंने जितना क्यूब है उतना ही बड़ा क्यूब ये बना दिया। अब ये चार्ज जो है दोनों क्यूब के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, ठीक है, और सब कुछ सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो जितना फ्लक्स इससे निकल रहा होगा उतना यहां से भी निकल रहा होगा, राइट। तो कितना फ्लक्स निकलेगा एक क्यूब से, टोटल फ्लक्स तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम से, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, इससे निकलेगा 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मैंने इसका हाफ निकलेगा कि हाफ यहां से और हाफ यहां से। तो अगर आपसे पूछे कितना फ्लक्स निकलेगा तो 1/2
2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो ये चार्ज कहीं और रख दें हम लोग, ये चार्ज मान लो एक क्यूब है और क्यूब में हम लोग ये चार्ज कहां रख दें, मान लो यहां पे रख दें। अब क्या होगा, मान लो यहां पे रख दें, अब क्या होगा, तो फिर दोबारा से इसको हमें एक सिमेट्रिक कंडीशन में लाना पड़ेगा। उसको सिमेट्रिक में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे ना, अब की बार मुझे कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे इसको पैक करने के लिए, इसको पैक करने के लिए एक क्यूब तो मुझे इसके ऊपर बनाना पड़ेगा जैसे पहले बनाया था। कलर कोई और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक क्यूब तो ये बनाना पड़ेगा मुझे। तो क्या ये पैक हो गया पूरा, भाई जो फ्लक्स निकलेगा यहां से कुछ निकलेगा, कुछ यहां से निकलेगा, लेकिन फ्लक्स यहां पे तो निकल सकता है, यहां और यहां। भाई ये चार्ज यहां पे है ना, अगर ये चार्ज यहां पे होता फिर तो सारा फ्लक्स इससे पास होके जाता, लेकिन अभी तो कुछ फ्लक्स ऐसे निकल जाएगा बाहर, इसको भी पैक करना पड़ेगा। तो यहां से फिर एक और क्यूब बनाना पड़ेगा आपको ऐसे, है ना, एक क्यूब बन जाएगा एक और ऐसे, तब जाके ये पैक होगा ऐसे। ठीक है, अब एक और इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, तो 4 क्यूब बनाने पड़ेंगे आपको, तब जाके ये बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में आ जाएगा। अब ये बिल्कुल बीचों बीच आ गया। ठीक है, तो अब जो ये बीचों बीच है पूरा, तो अब ये जो फ्लक्स निकल रहा होगा चारों से बराबर निकल रहा होगा, जितना फ्लक्स इससे उतना इससे उतना इससे उतना इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि इस क्यूब से कितना निकल रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स से क्यूब है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, और इस क्यूब से कितना निकलेगा, तो इस क्यूब से जो है अब इसका मैंने 4 से निकल रहा है बराबर बराबर, तो ये 1/4 हो जाएगा, एक क्यूब से 1/4 टाइम्स ऑफ द क्यूब बाय एप्सिलॉन टाइम्स निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी केस बन सकता है जिसमें वो पूछे। अच्छा एक और केस आपको बताता हूं, अगर आप, ये आपके लिए मैं होमवर्क एज होमवर्क समझ लीजिए, कि अगर मान लीजिए ये चार्ज भाई साहब यहां पे रखा, तो क्या होगा, कितना फ्लक्स इस क्यूब से निकलेगा। मैं हिंट तो आपको, आप ट्राई करना खुद, या तो वीडियो को पॉज करके देखना जो लोग ट्राई करना खुद। मैं हिंट आंसर दे रहा हूं कि इस बार जो आंसर आएगा वो 1/12 टाइम्स आएगा, 1/8 टाइम्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, आपको जो है यहां पे आपकी बार 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे, एक इसके बगल में, एक इसके आगे, एक इसके आगे, 4 क्यूब हो गए, और 4 ही आपको नीचे बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये बीचों बीच आएगा। तो आंसर आपका 1/8 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बना के देखिएगा, तो कई सारे केसेस से हो सकते हैं, राइट। तो ये सब जो है एप्लीकेशन है, मतलब आप यूज कर रहे हो कि फ्लक्स कैसे आप निकालोगे। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब एज ऑफ इज 5, इफ द वैल्यू ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज मेड 2L, तो चार्ज हाफ कर दें तो फ्लक्स कितना हो जाए। क्लियर है, तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि ये क्यूब है और इसके अंदर से चार्ज क्यू है, और इसका फ्लक्स जो निकल रहा है वो भाई साहब निकल रहा है कितना निकल रहा है, 5। ठीक है, अच्छा अगर मैं केवल आपको ये सेकंड पार्ट छोड़ता, मैं चार्ज हाफ किया, मैं बोलता केवल मैंने क्यूब की डायमेंशन बढ़ा दी, या और इजी कर लेता हूं आपके लिए, पहले सॉल्व कर लो सब लोग वीडियो को पॉज करके। अब देखो मैं अगर इजी करूं, मान लो क्वेश्चन ये होता है कि चार्ज है, ये स्फीयर है, इससे फ्लक्स 5 निकल रहा है। ठीक है, मैंने स्फीयर की रेडियस बढ़ा दी, अब कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आंसर क्या होता, भाई फ्लक्स उतना ही निकलेगा ना। ये लाइन जो निकल रही है, भाई जो लाइनें यहां से निकल रही हैं वही तो यहां से पास करेंगी, कहीं और से थोड़ी आ जाएंगी लाइनें। तो फ्लक्स क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, यानी कि लाइन चाहे आप छोटा वाला स्फीयर ले लो और चाहे आप बड़ा वाला स्फीयर ले लो, दोनों में जो फ्लक्स आएगा वो बराबर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ऐसी बात जो है हमारी क्यूब में भी वैलिड है, कि अगर हमारा क्यूब होगा कोई, अगर हमारा कोई क्यूब होगा तो क्यूब में भी अगर आप इसकी डायमेंशन बढ़ा दो, तो चार्ज अगर उसके अंदर क्यू है तो फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा डायमेंशन बढ़ाने से। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और चीज उन्होंने करी है कि चार्ज को आधा कर दिया, तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो अगर चार्ज सेम होता तो फ्लक्स सेम रहता, डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार्ज को आधा करते ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स हमारा जो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। चार्ज को आधा करेंगे तो फ्लक्स भी हमारा आधा हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 5/2 हो जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है ना, इजी है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज। अभी मैं आपको बात कर रहा था, तो बताइए क्या आंसर होगा इस बार, अगर रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स कितना होगा। तो सब लोगों ने सही गैस अगर किया होगा तो आंसर क्या होगा,
कि फ्लक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? अरे सेम रहेगा भाई, सेम, हाँ सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन अनइफेक्टेड, राइट। एक और क्वेश्चन है, गिवन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज E इक्वल टू 2xi, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज बाय इट। तो इस केस में आपको बताना है कि यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और चार्ज कितना एनक्लोज है इनसाइड द क्यूब, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आई डायरेक्शन में है। आई डायरेक्शन कौन सी होती है वेक्टर में? एक्स वाली डायरेक्शन को आई बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है ऐसे। तो मान लीजिए क्यूब है कोई, ये क्यूब है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहां पे 6 सरफेस हैं। अब 6 सरफेस में से फ्लक्स क्या सारे सरफेस में पास हो रहा है? कितने सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है बताओ ईमानदारी से। भाई ये वाला सरफेस आपका जैसे ये वाला है, ये ऊपर वाला सरफेस तो परपेंडिकुलर है, फ्लक्स ऐसे जा रहे हैं, तो ये मैंने एरिया वेक्टर ऐसे, तो उससे तो फ्लक्स पास नहीं हो रहा, क्रॉस करके तो कोई नहीं जा रहा फ्लक्स इससे, तो इसका हम फ्लक्स जीरो मानेंगे। नीचे वाले का फ्लक्स भी जीरो ही मानेंगे, है ना। ऐसी आगे वाला सरफेस है, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। तो फ्लक्स जो एक्चुअली पास हो रहा है वो केवल 2 सरफेस से पास हो रहा है, वो केवल 2 सरफेसेस से पास हो रहा है। कौन से 2 सरफेसेस से? जो आपका ये वाले 2 सरफेस हैं, माने लेफ्ट वाला और राइट वाला। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट वाला सरफेस है और जो राइट वाला सरफेस है, केवल यहां से फ्लक्स पास हो रहा है और यहां से पास हो रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, बाकी से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें जब फ्लक्स निकालना पड़ेगा E डॉट ए करके, तो हमें केवल 2 एरिया कंसिडर करने, ध्यान रखने, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी से फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, जीरो है। तो यहां पे जब हम E डॉट ए निकालेंगे तो E डॉट ए में एंगल, तो चलो यहां पे कितना एंगल होगा, एंगल तो हम लोग मान लेंगे चलो कि यहां से फ्लक्स इनसाइड जा रहा है, तो इसको नेगेटिव मान लेंगे E डॉट डी ए की वैल्यू, और इसको पॉजिटिव मान लेंगे। यहाँ पे एंगल होगा 180 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे E डॉट डी ए की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं इस वाले एरिया पे निकालूं तो E डॉट डी ए की वैल्यू कितनी आएगी? E कितना दिया हुआ है? 2x, E 2x दिया हुआ है। अब इस एरिया का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये कहां पे है? ये यहां पे है। तो x कोऑर्डिनेट कितना है यहां पे x कोऑर्डिनेट जो है 0 है, x 0 है ना यहाँ पे, तो इस एरिया का x 0 होगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे x जो है हर जगह 0 होगा, चाहे यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ही आने वाली है। अभी जो लोग मैथ्स वाले नहीं होंगे, समझ नहीं पाए होंगे, इसको देखो, अगर मैं इसका x चेक करूं तो इसका ये वैल्यू a आ रहा है, तो ये वैल्यू a होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू a आ रहा है, यहाँ पे भी x का वैल्यू a आएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी x का वैल्यू a है, ये भी a है, तो इस वाले एरिया में हर जगह x का वैल्यू a आने वाला है, और यहां पे हर जगह x का वैल्यू 0 आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे जो फ्लक्स आप निकालोगे E डॉट डी ए में, तो ये आएगा E इंटू ए वन, E इंटू ए वन आ जाएगा मान लो, प्लस ये माइनस करना चाहिए था, है ना। अब प्लस आपका होना चाहिए था, जो बाहर निकल रहा है वो होना चाहिए था E2 इंटू ए टू। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका चेंज हो रहा है, वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो तो वैल्यू 0 आ रही है, तो ये तो 0 हो गया। अब ये कितना हो गया? E2 की वैल्यू कितनी आ रही है? E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, E2 हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2a रखेंगे, तो x की वैल्यू a रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a। आई कैप तो ठीक है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ही लिया ऑलरेडी, प्लस मान लिया हमने वो, है ना। अब एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? ये एरिया कितना है? ये लेंथ a है, ये भी a है, तो एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारी? फ्लक्स की वैल्यू हमारी आई है इतनी, 2a क्यूब। तो एक तो क्वेश्चन हमारा हो गया कि फ्लक्स बताओ। दूसरा बोला है चार्ज एनक्लोज कितना होगा। अब इसके अंदर चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा? क्यू एनक्लोज हमारा हो जाएगा ε0 टाइम्स ऑफ द फ्लक्स, और फ्लक्स कितना है हमारा? फ्लक्स हम निकाल चुके हैं 2a क्यूब, तो ये 2a क्यूब इंटू ε0 हो जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे यानी कोई ना कोई चार्ज जरूर एनक्लोज होगा, तभी जाके ये फील्ड आपका ऐसे से बना है। अगर ये चार्ज एनक्लोज ना होता तो जितना फ्लक्स यहां से घुस रहा होता उतना बाहर भी निकल रहा होता, लेकिन अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे कि जो चार्ज एनक्लोज होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा? बताओ क्या है, सोचो।
तो अगर आपने सही गैस किया है तो चार्ज जो है प्लस होगा, क्योंकि वैसे भी क्यू एनक्लोज प्लस आ रहा है, वैसे भी आप देख सकते हो। और अगर आप वैसे भी सोचो तो जो फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है, यहाँ पे अंदर तो जा ही नहीं रहा, बाहर निकल रहा है। और फ्लक्स बाहर कौन से चार्ज से निकलता है? प्लस चार्ज से बाहर निकलता है। तो क्यूब के अंदर जो चार्ज एनक्लोज है वो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता यहां पे, ठीक है। तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, और सब लोग जो है खुद भी ट्राई करना भाई साहब, एक इसको जो है वीडियो को रोक के ट्राई भी करते रहो। दोबारा आपको दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में अल्फा एक्स है, वाई डायरेक्शन में फील्ड ही नहीं है, जेड में भी नहीं है, मजे आ गए, तो केवल एक्स में फील्ड है, तो एक्स में सारे काम करने हमें, तो यानी फील्ड जो है यहां पे है। तो इस वाले सरफेस को कंसीडर करना है दोबारा, और इसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो फील्ड हमारा अल्फा एक्स है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा इस वाले फेस पे, इस वाले फेस को कंसीडर करना है और इसको करना है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अल्फा इंटू एक्स, एक्स कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस वाले फेस पे? तो E2 हमारा आ जाएगा अल्फा इंटू एक्स। अब एक्स कितना होगा यहाँ पे? तो ये एक्स यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू ए प्लस ए, एक्स तो ये होगा ना पूरा, तो ये ए प्लस ए मतलब 2a हो जाएगा, तो फील्ड कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू 2a, तो 2 अल्फा ए हो गया, ठीक है। तो दोनों फील्ड आ गए। अच्छा अब क्या करना है? फ्लक्स, तो फ्लक्स वही तरीका है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का मतलब हमारा हम लोग जो है, अब जो फील्ड है वो E1 इंटू अल्फा है, तो यहाँ पे हम जो फील्ड लेंगे अल्फा एक्स है हमारा, तो यहाँ पे हम जो पहला फ्लक्स लेंगे वो माइनस लेंगे, तो माइनस अल्फा इंटू ए इंटू एरिया। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, E1 A1 कर रहे हैं हम लोग, माइनस का, अब प्लस का करेंगे E2 A2 जो बाहर निकल रहा होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया तो ये ए स्क्वायर है, ये पूरा ए का क्यूब है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ठीक है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरे वाले में? 2 अल्फा ए, और एरिया कितना होगा इसका? एरिया इसका भी ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया? 2 अल्फा ए क्यूब आ गया, और ये कितना आया? माइनस अल्फा ए क्यूब आया, तो टोटल कितना हो गया? ये अल्फा ए क्यूब आ गया ये, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स आया। अभी अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है 100 न्यूटन कूलम मीटर, तो अल्फा जो है 100 है, और ए कितना दिया हुआ है हमें? ए हमें दिया हुआ 0.1, तो ये हो गया इंटू 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब मतलब 0.01 इंटू 1, ये 0.1 आ जाएगा फाइनली, ये है ना। तो ये वैल्यू हमारी 0.1 आ जाएगी, फाई की वैल्यू। अब ये फ्लक्स आया, पूछा क्या था यहाँ पे? इन्होंने पूछा था चार्ज कितना एनक्लोज है, चार्ज पूछा था यहाँ पे। तो फिर दोबारा वही तरीका है कि फ्लक्स अगर पूछेगा तो ये आंसर आ गया, लेकिन चार्ज पूछेगा तो क्यू एनक्लोज हमारा जो होता है वो जाएगा फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, है ना, क्यू एनक्लोज निकालने के लिए, क्योंकि क्यू एनक्लोज हमारा बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्लक्स हमारा 0.1 है और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.585 10 की पावर -12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.88 आ जाएगा लगभग, ऐसा कुछ है ना, 5 10 की पावर -12 कूलम। तो ये हमारा आंसर आएगा 0.885 10 की पावर -12 कूलम हमारा इलेक्ट्रिक जो है चार्ज इसके अंदर एनक्लोज होगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो 0.885 पिको कूलम लिखा है, पिको मतलब होता है 10 की पावर -12 को पिको भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिको कूलम इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको जो है गॉस लॉ का बेसिक क्लियर हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या बोलता है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं बेसिक जगह पे, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो अगली हम इसके आगे स्टेप देखने वाले हैं, अगली जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक, इसकी गॉस लॉ की एप्लीकेशन फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, ड्यू टू द स्फीयर, ड्यू टू द यू कैन से सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, प्लेट। तो वो हम एप्लीकेशन देखेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए सब लोग।